कभी कभी असली दुश्मन वो नहीं होता जो सामने बंदूक लेकर खड़ा हो। असली दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें देशभक्ति सिखाता है और पीछे से पूरा देश बेच रहा होता है। धुरंधर के आखिरी 20 मिनट खत्म होने के बाद थिएटर में सिर्फ साइलेंस बचा था। लोग कंफ्यूज थे। कुछ लोग हीरो को विलन मान रहे थे, कुछ विलन को मास्टरमाइंड, और कुछ कह रहे थे कि फिल्म ने आखिरी सीन में सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एंडिंग में कौन मरा या कौन बचा। असली सवाल है कि धुरंधर का असली विलन कौन था। वो आदमी जिसने ट्रिगर दबाया या वो जिसने पूरा खेल शुरू किया। क्योंकि इस फिल्म की सबसे डेंजरस बात यही है कि यहां विलन सिर्फ एक इंसान नहीं है, यहां विलन एक सिस्टम है। और शायद यही वजह है कि धुरंधर लोगों के दिमाग में मूवी खत्म होने के बाद भी चलती रहती है। पूरी फिल्म में हमें लगता है कि कहानी एक रॉ ऑपरेशन की है, एक सीक्रेट मिशन, एक ऐसे अंडरकवर एजेंट की जो दुश्मन देश के अंदर घुसकर आतंक और करप्शन की जड़ तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ बॉर्डर के उस पार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अंदर की है, देश के अंदर छिपे उन लोगों की जो कुर्सी, पावर और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हीरो को एक देशभक्त ऑफिसर की तरह दिखाया जाता है, काम, स्मार्ट, रूथलेस, ऐसा आदमी जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। लेकिन पूरी फिल्म में एक चीज बार बार दिखाई जाती है, उसे हर मिशन में किसी अनसीन फोर्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। उसकी जानकारी लीक हो जाती है, उसके कॉन्टैक्ट्स मर जाते हैं, उसकी लोकेशन दुश्मनों तक पहुंच जाती है, और सबसे शॉकिंग बात, हर बार लीक सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होती है जो सिस्टम के सबसे ऊपर बैठे हैं। पहली बार ऑडियंस इसे कोइंसिडेंस मानती है, दूसरी बार शक होता है, तीसरी बार समझ आने लगता है कि अंदर कोई गद्दार है। लेकिन फिल्म इतनी स्मार्ट तरीके से क्लूज छुपाती है कि व्यूअर्स का ध्यान हमेशा बाहर के दुश्मन पर बना रहता है। यही इस मूवी की सबसे डेंजरस राइटिंग है, क्योंकि असली विलन कभी सामने नहीं आता, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। पूरी फिल्म में कराची माफिया, आर्म्स नेटवर्क, टेरर फंडिंग और पॉलिटिकल नेक्सस की बातें होती हैं। लेकिन असली खेल उन मीटिंग्स में खेला जा रहा होता है जहां लोग सूट पहनकर देशभक्ति की बातें कर रहे होते हैं। याद है वो सीन जहां हीरो पहली बार उस सीनियर ऑफिसर से मिलता है? वो आदमी काम था, धीरे बोलता था, कभी गुस्सा नहीं करता था, हर बार हीरो को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई देता था। ऑडियंस को लगता है यही मेंटर है, यही फादर फिगर है। लेकिन यही कैरेक्टर सबसे ज्यादा डेंजरस निकलता है। क्यों? क्योंकि असली विलन्स हमेशा लाउड नहीं होते, असल विलन्स पेशेंट होते हैं। पूरी फिल्म में उसने कभी खुद हाथ गंदे नहीं किए, उसने सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया, कराची माफिया को भी, पॉलिटिशियंस को भी, एजेंट्स को भी, और सबसे ज्यादा हीरो को। एंडिंग में जब हीरो को फाइनली पता चलता है कि उसके हर फेल्ड मिशन के पीछे वही आदमी था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके दोस्त मर चुके हैं, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, और सबसे बड़ा शॉक, जिस देश के लिए वो लड़ रहा था उसी सिस्टम ने उसे डिस्पोजेबल बना दिया। लेकिन यहां एक और लेयर छुपी हुई है जिसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। फिल्म बार बार एक डायलॉग रिपीट करती है, देश कभी नहीं बिकता, लोग बिक जाते हैं, यह भ्रष्टाचार का सच है। पहली बार सुनने पर यह नॉर्मल डायलॉग लगता है, लेकिन एंडिंग के बाद यही लाइन पूरी मूवी का मतलब बदल देती है। क्योंकि धुरंधर का विलन सिर्फ करप्शन नहीं है, विलन है ग्रीड, पावर, फियर, और वो लोग जो नेशनलिज्म का मास्क पहनकर खुद का एम्पायर बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सीनियर ऑफिसर अकेला था या वो सिर्फ एक फेस था? एंडिंग का लास्ट सीन इसी वजह से इतना टेरिफाइंग है। हीरो समझता है कि उसने विलन को खत्म कर दिया, लेकिन फिर उसे वो क्लासिफाइड फाइल दिखाई देती है, एक फाइल जिसमें कई बड़े नाम होते हैं, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, डिफेंस ऑफिसर्स, मीडिया कॉन्टैक्ट्स। और तभी ऑडियंस को एहसास होता है कि पूरा नेटवर्क अभी भी जिंदा है। यानी असली विलन कोई एक आदमी नहीं था, पूरा सिस्टम था, और हीरो सिर्फ एक छोटी लड़ाई जीत पाया। यही रीजन है कि फिल्म का एंडिंग इतना अनसेटलिंग लगता है, क्योंकि नॉर्मली स्पाई मूवीज में क्लाइमैक्स के बाद रिलीफ मिलता है, यहां नहीं मिलता। यहां मूवी खत्म होने के बाद भी डर बना रहता है, क्योंकि ऑडियंस सोचने लगती है, अगर ऐसा सच में हो रहा हो तो?
अगर देश के सबसे सेंसिटिव ऑपरेशंस उन्हीं लोगों द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हों जो सीक्रेटली दुश्मनों से जुड़े हों तो? और शायद यही कारण है कि लोग इस फिल्म को सिर्फ एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर कह रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसे बहुत लोग विलन समझ बैठे, कराची का माफिया बॉस। पूरी फिल्म में उसे ब्रूटल दिखाया गया, रूथलेस, वायलेंट, मैनिपुलेटिव। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो सिर्फ एक वेपन था, असल मास्टरमाइंड नहीं। उसकी हर मूव किसी अनसीन इंस्ट्रक्शन पर चलती थी। वो खुद भी डरता था। उसके डायलॉग्स में एक बेचैनी थी, जैसे उसे पता हो कि ऊपर कोई और बैठा है। और यही चीज क्लाइमैक्स में कंफर्म हो जाती है। जब हीरो उसे कन्फ्रंट करता है तब वो आखिरी मोमेंट में एक लाइन बोलता है, तुम्हें लगता है ये खेल मैंने शुरू किया? बस यही लाइन पूरी फिल्म को उल्टा कर देती है, क्योंकि उसी मोमेंट ऑडियंस समझ जाती है कि ये आदमी सिर्फ मिडिलमैन था, असल विलन कहीं और है। अब सवाल आता है, फिल्म ने विलन को इतनी देर तक हाइड क्यों किया? क्योंकि धुरंधर सिर्फ सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रही थी, वो ऑडियंस की साइकोलॉजी के साथ खेल रही थी। हम हमेशा सोचते हैं कि विलन बाहर होगा, कोई टेररिस्ट, कोई गैंगस्टर, कोई एनिमी नेशन। लेकिन फिल्म कहती है सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो अंदर बैठा है। और यही चीज इस मूवी को बाकी स्पाई थ्रिलर्स से अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस फाइनल बिट्रेयल की जिसने पूरी ऑडियंस को शॉक कर दिया। हीरो का क्लोजेस्ट एलाय, वो आदमी जो हर मुश्किल में उसके साथ था, जिसे ऑडियंस ऑलमोस्ट भाई मानने लगती है, एंडिंग में वही उसे ट्रैप में भेजता है। लेकिन यहां भी ट्विस्ट है, उसने बिट्रेयल पैसे के लिए नहीं किया, उसने किया फियर की वजह से। क्योंकि सिस्टम ने उसे थ्रेटन किया था, उसके फैमिली को इस्तेमाल किया गया। और यही सीन फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है, क्योंकि यहां कोई प्योर इविल नहीं है, यहां हर इंसान टूट चुका है। कोई पावर से टूटा, कोई डर से, कोई लॉयल्टी से और कोई देशभक्ति के इल्यूजन से। यही वजह है कि धुरंधर की दुनिया इतनी रियल लगती है, क्योंकि रियल एस्पियोनाज वर्ल्ड में अच्छाई और बुराई इतनी साफ नहीं होती। हर आदमी ग्रे होता है, हर डिसीजन की कीमत होती है और हर जीत अधूरी होती है। अब एक और हिडन क्लू की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। पूरी फिल्म में मिरर्स बार बार दिखाए गए हैं, रिफ्लेक्शन शॉट्स, ब्रोकन ग्लास, ड्यूअल फेसेस। ये रैंडम विजुअल्स नहीं थे, ये सिंबलिज्म था। मूवी बार बार दिखा रही थी कि हर कैरेक्टर के दो चेहरे हैं, एक पब्लिक, एक हिडन, हीरो का भी, विलन का भी और सिस्टम का भी। इसीलिए क्लाइमैक्स में जब हीरो मिरर के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं देख रहा होता, वो समझ रहा होता है कि इस पूरी लड़ाई ने उसे भी बदल दिया है। और यही सबसे डार्क ट्विस्ट है, क्योंकि एंडिंग तक आते आते हीरो खुद वैसा बन चुका होता है जैसा वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इमोशनलेस, कोल्ड, वायलेंट, सस्पिशियस। उसने सिस्टम को हराया नहीं, सिस्टम ने उसे अपने जैसा बना दिया। यही वजह है कि फिल्म का आखिरी एक्सप्रेशन इतना हॉन्टिंग लगता है। उसकी आंखों में जीत नहीं थी, सिर्फ एम्प्टीनेस थी। अब सवाल उठता है, क्या सीक्वल आएगा? एंडिंग क्लियरली संकेत देती है कि नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ। क्लासिफाइड फाइल्स, अननोन मीम्स, इंटरनेशनल अकाउंट्स, सीक्रेट मीटिंग्स और वो फाइनल फोन कॉल जिसमें कोई अनसीन आदमी सिर्फ इतना कहता है, फेज 1 कंप्लीट। बस यही लाइन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिस्कस हुई, क्योंकि इसका मतलब साफ था, जो कुछ ऑडियंस ने पूरी फिल्म में देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। और शायद यही सबसे टेरिफाइंग बात है, क्योंकि अगर पहला फेज इतना डेंजरस था तो आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या धुरंधर किसी रियल ऑपरेशन से इंस्पायर्ड है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन फिल्म में कई रेफरेंसेस ऐसे हैं जो रियल एस्पियोनाज हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। अंडरकवर इन्फिल्ट्रेशन, पॉलिटिकल करप्शन, क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस वॉर्स, स्लीपर सेल्स, डबल एजेंट्स, ये सब रियल स्पाई वर्ल्ड का हिस्सा रहे हैं। इसीलिए मूवी इतनी बिलीवेबल लगती है, क्योंकि फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन बहुत थिन रखी गई है। और शायद इसी वजह से ऑडियंस इमोशनली इतना कनेक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये सब सच में हो सकता है। अगर किसी देश का इंटेलिजेंस सिस्टम अंदर से इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या होगा? अगर सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हों लेकिन डिसीजन सीक्रेटली करप्ट लोग ले रहे हों तो? अगर पेट्रियोटिज्म सिर्फ एक बिजनेस बन जाए तो? धुरंधर यही सवाल पूछती है, और शायद इसी वजह से फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं लगती, ये वार्निंग जैसी लगती है।
एक ऐसी वार्निंग जो कहती है कि देशों को बाहर से कम अंदर से ज्यादा खतरा होता है। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, असली विलन कौन था? कराची माफिया? नहीं। करप्ट ऑफिसर? आधा सच। पॉलिटिकल नेटवर्क? शायद। लेकिन अगर पूरी फिल्म को ध्यान से देखा जाए तो असली विलन था लालच। वो लालच जो इंसानों को आइडियोलॉजी बेचने पर मजबूर कर देता है, वो लालच जो देशभक्ति को भी मार्केट बना देता है, वो लालच जो हीरोज को डिस्पोजेबल बना देता है। और यही कारण है कि एंडिंग इतनी पावरफुल बनती है, क्योंकि यहां विलन मरकर खत्म नहीं होता, वो सरवाइव करता है, शेप बदलता है, पोजीशन बदलता है, लेकिन हमेशा सिस्टम के अंदर मौजूद रहता है। और शायद इसलिए आखिरी शॉट में कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और पूरा शहर दिखने लगता है। मिलियंस ऑफ पीपल, ट्रैफिक, पॉलिटिक्स, न्यूज चैनल्स, ऑफिसेज, मीटिंग्स, सब नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन ऑडियंस जान चुकी होती है कि इस नॉर्मल दुनिया के नीचे एक इनविजिबल वॉर चल रही है। एक ऐसी वॉर जिसे कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसमें सोल्जर्स के नाम हिस्ट्री में नहीं लिखे जाएंगे और जहां असली विलन्स कभी हेडलाइंस में नहीं आते। यही धुरंधर की सबसे स्कैरी बात है। ये फिल्म आपको डराती नहीं, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सच और झूठ के बीच की लाइन मिट जाए तो देशभक्ति किसे कहेंगे? अगर हर हीरो इस्तेमाल किया जा सकता है तो ट्रस्ट किस पर करेंगे? और अगर असली दुश्मन अंदर बैठा हो तो लड़ाई शुरू कहां से होगी? शायद इसी वजह से धुरंधर का एंडिंग इतना अनफॉरगेटेबल बन जाता है, क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका सवाल खत्म नहीं होता, असली विलन कौन था? और शायद यही इस कहानी का सबसे डेंजरस आंसर है।